हाय एवरीवन, दिस इज़ मी चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एंड एज यू नो हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज है इसका लेक्चर नंबर 2। इन लेक्चर नंबर 1 वी हैव लर्नड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया हो और आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे की प्रोसेस। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए हम कवर करेंगे। देन चारगाफ रूल क्या है उसको हम कवर करेंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जो आपका डीएनए की जो पैकेजिंग है अंडर द न्यूक्लियस, आपको पता है सेल प्रेजेंट होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, देन न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट रहता है। तो आपको जो डीएनए है वो कैसे पैक्ड होता है, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, इसको हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अच्छे से समझ जाएंगे। अब तो जो आपकी डीएनए की जो पैकेजिंग है वो प्रोकैरियोट्स में कैसी होती है एंड यूकैरियोट्स में कैसी होती है, तो ये सारी के सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको आई एम श्योर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे कि कल के जो वीडियो लेक्चर था आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एट द एंड हमने कहाँ तक सीख लिया था, ठीक है। और मैंने बहुत ईजी तरीका भी सिखाया था कि हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो देखिए आपको हमने बताया तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड है, जो मोनोमर है आपका डीएनए का, क्योंकि आपका जो डीएनए है एक पॉलीमर है, ठीक है, उसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है आपका न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आपका, जो आपका शुगर होता है, शुगर में क्या ऐड होता है, बेस ऐड होता है, ठीक है, और शुगर में आपका एक फॉस्फेट आयन ऐड होता है। तो ये एक क्या है, ये एक आपका न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड के जो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर हम कहें डीएनए के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं। दीज आर फॉस्फेट, शुगर एंड बेस। क्लियर है यहाँ तक? ओके। देन बेस हमने 4 टाइप्स के आपके पढ़े थे। दीज आर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड आपका थायमिन। तो उसके हिसाब से मैं 4 पेयर यहाँ पे बना लेती हूँ। ये आपका शुगर, देन बेस, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, ठीक है। शुगर, बेस, फॉस्फेट, फॉस्फेट, शुगर, बेस। तो ये आपकी क्या हो गई, ऐसे अगर मैं इनको ऐसे ही लिखते जाऊँ, न्यूक्लियोटाइड 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 बनते बनते क्या बन जाएंगे, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन आपकी यहाँ पर बन जाएगी। अब इसका ही जैसे यहाँ पर बेस में मैंने आपका यहाँ पर लिख दिया एडेनिन, इस बेस की जगह यहाँ पर थायमिन, इस बेस की जगह यहाँ पर ग्वानिन और इस बेस की जगह यहाँ पर आपका साइटोसिन। अब इसी के हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री आपके जो बेस हैं उनको लिखेंगे। एक की जगह आपको पता ही है टी आता है, तो टी शुगर एंड फॉस्फेट, और टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए शुगर फॉस्फेट, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी शुगर फॉस्फेट और सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी शुगर फॉस्फेट। तो ये स्ट्रक्चर आपका बना था। तो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन आपकी यहाँ पर है, एक पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है आपकी यहाँ पर है। अब इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जो आपका ए है और टी है इसके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, टी और ए के बीच में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और सी और जी के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इतना हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था। ओके, अब यहाँ पर एक नई चीज़ मैं ऐड करूँगी, जो यहाँ पर बॉन्डिंग हुई है, जो ये बॉन्ड आपके बने हैं, ये बॉन्ड आपके बने होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, मीन्स ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, एक आपकी पॉलीपेप्टाइड ये है, एक आपका पॉलीपेप्टाइड ये है। अब इसको अगर मैं शो करूं तो आपके जो पॉलीपेप्टाइड की जो डबल स्ट्रैंड आपका डीएनए होता है वो इस टाइप से होता है, ये। ओके, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर अगर हम डबल उसकी बात करें तो यहाँ एक स्ट्रैंड ये है इसकी, ठीक है, दूसरी स्ट्रैंड ये है, जो आपस में ऐसे करके टर्न बाई टर्न ऐसे नीचे को जाते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपके यहाँ पर ऐसे करके होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। अब बात करते हैं हम बेस पेयर की, ठीक है। बेस पेयर आप देखिए
आपका ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, दोनों आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये एक आपका बेस पेयर बना रहा है। ये आपका क्या है, पूरा एक ये जो आपकी बॉन्डिंग हुई है इसको हम कहेंगे बेस पेयर। क्लियर हो गया? तो ये आपका बेस पेयर है, ये आपका बेस पेयर है पूरा, ये आपका बेस पेयर है, ये आपका बेस पेयर है। ठीक है, तो जो आपकी बेस पेयर होते हैं मीन्स एक आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड से ये ऐड हुए हैं, तो ये आपका एक बेस पेयर है। ठीक है, तो जो आपकी बेस पेयर की जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 3.4 नैनोमीटर अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक। हमको उसी के जो आपके डेटा दिया है उसी को यहाँ पर याद करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे और उसी को ही हमने सही मानना है। तो बेस पेयर आपकी की जो लेंथ होती है, पिच होती है, ठीक है, इसको हम पिच बोलते हैं एक्चुअली। पिच होती है जो वो 3.4 नैनोमीटर होती है। पहली बात आई होप यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ये आपका डबल हेलिक्स DNA हम बना रहे हैं। ओके, इसके बाद आपका जो मैंने कहा था ये आपस में ऐसे करके कॉइल हुआ है, टर्न हुए, तो एक टर्न में, ठीक है, 1 टर्न में आपके होते हैं 10 बेस पेयर। ठीक है, 1 टर्न जो है 10 बेस पेयर है और आपकी जो पिच है आपकी वो आपकी 3.4 नैनोमीटर है। तो मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, एक जैसे बेस ये है, एक ये है, ठीक है, दूसरा आपका ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो इन दोनों की आपकी डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर तो कितनी हो जाती है वो हम जब डिवाइड करते हैं तो 0.34 बेस पेयर। इतनी बात समझ में आई सबको? आ गई ना? ओके, अब थर्ड चीज़ मैंने यहाँ पर जो चीज़ नहीं बताई, जो आपका डबल हेलिक्स है DNA, वो जो सबसे पहले जो ऑब्ज़र्व किया था, जिसने एक्सप्लेन किया था इतना सब कुछ जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि डबल स्टैंडर्ड होता है इसमें, ठीक है, डबल उसका होगा, बेस पेयर होते हैं, कितनी लेंथ होती है, कितनी पिच होती है, ये सब जो बताया था उसे बताया था क्रिक एंड वॉटसन ने। एक्सप्लेन किया था क्या? डबल हेलिक्स ऑफ DNA, ये वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन कर लिया। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पे डबल हेलिक्स वाला हमारी चीज़ ख़त्म हो गई। यहाँ पर जो आपका वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था और उन्होंने ये चीज़ें डिस्क्राइब की थी कि 1 टर्न में 10 बेस पेयर होते। बेस पेयर आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ क्या होता है। पिच आपकी 3.4 नैनोमीटर होती है। दैट्स वाई जो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर होते हैं वो 0.34 आपके, सॉरी ये गलत चीज़ लिखा है, नैनोमीटर होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि अभी आपको लेंथ निकालने में काम आएगा। ओके, सेकंड चीज़, अब हम बढ़ते हैं चारगाफ रूल पे। जो चारगाफ रूल था, तो एक इरविन चारगाफ आपके साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो बेस थे आपके क्या क्या थे, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, तो उन्होंने इसके लिए इसकी जो क्वांटिटी है, इसका जो अमाउंट है DNA में, इसके लिए एक रूल बताया था। तो इन्होंने कहा था जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन बेस होते हैं, प्यूरिन बेस में कितने रिंग होते हैं? डबल रिंग होता है, ये बता चुकी हूँ मैं। उतने ही पायरिमिडीन होते हैं, पायरिमिडीन होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, इसका मतलब ये है आपका, जैसे आपका DNA 100% है, ठीक है, 100% है, तो जैसे कि आपके यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री हमको जो बेस है वो पता चल गई, A का कॉम्प्लीमेंट्री T होता है, G का कॉम्प्लीमेंट्री C होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि आप जो आपका जैसे 100% टोटल DNA है, तो A सपोज़ 20% है, ठीक है, तो आपका जो T है, क्योंकि A का कॉम्प्लीमेंट्री T है, जितना A है उतना ही T होगा, तो T भी यहाँ पे 20% ही होगा। तो 20 कितने हो गए? 40%। बचा कितना आपके 60%। तो यहाँ पर G अब G और G इज इक्वल टू C होता है, जितना G होगा उतना ही C होगा। तो 60% को हमने दोनों में बराबर इक्वली डिवाइड कर देना है। तो G आपका कितना आ जाएगा? 30% एंड C आपका कितना आ जाएगा? 30%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हमारा रूल निकल रहा है।
अब देखिए यहाँ पर जब हम ए और जो हमारा ए एंड जी है एंड टी एंड सी है, इन दोनों को जब आपस में हम प्लस करेंगे तो इसका जो आपकी वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। देखिए ए प्लस जी 20 प्लस 30 और टी प्लस सी 20 प्लस 30, दोनों 50 आएगा। तो इन्होंने इससे क्या रूल निकलता है, पहली बात तो आपका ए इक्वल टू टी, सी इक्वल टू जी, पहली बात तो ये है, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री है। रूल क्या बन के आता है, देखिए ए प्लस जी इज़ इक्वल टू टी प्लस सी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। या फिर ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए ए प्लस जी 50 हो गया, टी प्लस सी 50 हो गया, 50 से 50 गया, 1 ही तो आएगा, ठीक है। ये आपका रूल बनाया है चारगाफ ने, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। अगर यहाँ पे इसकी कंडीशन ये हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री जीन को ही अगर हम आपस में प्लस कर देंगे, जैसे ए प्लस टी एंड जी प्लस सी इज़ इक्वल टू 1, क्या ये सही है स्टेटमेंट? तो यहाँ देखिए ए प्लस टी करेंगे तो 20 प्लस 20 40, सी प्लस जी करेंगे तो 30 प्लस 30 60, तो 40 अपॉन 60 क्या आंसर 1 आएगा? नहीं, तो इज़ इक्वल टू नॉट 1, ठीक है। आपके 2 रूल यहाँ पर बन के आ गए। आई होप आपको चारगाफ रूल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अमाउंट जो होता है आपका, जो उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं, जितना आपका एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, एंड जितना अमाउंट आपका ग्वानिन का प्रेजेंट होगा उतना ही अमाउंट आपका साइटोसिन का प्रेजेंट होगा। ये रूल दिया था चारगाफ ने। तो आई होप यहाँ पर आपके 2 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। डबल हेलिक्स क्या है एंड चारगाफ रूल क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ें। अब हम पढ़ते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग से पहले हमें यहाँ पर कुछ डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर हमने जो ख़त्म किया था, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इज़ इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर हमने बताया था, ठीक है। अब आपकी जो NCERT है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट ऑफ हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए, ठीक है, जो उसमें दिया है वो दिया है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि आपकी जो NCERT बुक में दिया है हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए, जो ह्यूमन का हैप्लॉइड कंडीशन होगी, एन कंडीशन होगी, तो उसमें 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिप्लॉयड में क्या होगी, ठीक है। तो डिप्लॉयड में क्या कंडीशन होगी, 2 × 3.3 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होंगे, मीन्स 6.6 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट क्या करनी है, जो आपके एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जैसे ये आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है, फिट कर रहे हैं ना डीएनए को, तो हमें डीएनए की लेंथ तो मालूम होनी चाहिए, तो लेंथ कैसे आएगी वही हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो जो डिप्लॉयड ह्यूमंस डीएनए है वो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुकी, जो डिस्टेंस होती है 2 बेस पेयर में वो इतनी होती है। तो आपकी 2 बेस पेयर में जब इतनी डिस्टेंस है तो इतने बेस पेयर में कितनी डिस्टेंस होगी, सो टोटल लेंथ कैसे निकल के आएगी आपकी, जो आपका 6.6 × 10⁹ है, एंड 2 बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है उसके बीच में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.34 × 10⁻⁹ मीटर। इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। 9 की पावर से -9 की पावर कैंसिल हो गई, और इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या निकल के आएगा, 2.24 मीटर। तो अब आप जस्ट इमेजिन, जो आपका डीएनए होता है वो 2.24 मीटर होता है, ठीक है। मीन्स कितना लंबा, हमसे भी लंबा होता है डीएनए। यहाँ पर डीएनए का डबल हेलिक्स भी
समझ लिया है, चार ग्राफ रूल भी समझ लिया है। अब हम आगे को बढ़ेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए प्रोकैरियोट्स में कैसी होती है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई है, जो आपका जो डबल हेलिक्स डीएनए है इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने बता दी कि पिच इतना होता है और इसमें एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। बट जो आपकी स्ट्रेन है डीएनए की, ये एंटी पैरेलल होती है, मीन्स 5 to 3 और 3 to 5 होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, एंटी पैरेलल होती है। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ करके देन हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा टफ है, बट आप लोग अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। वीडियो आप देखेंगे, देन एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, 2 हम पॉइंट्स यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं। ओके, थर्ड पॉइंट अब हमारा आ रहा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। किस में करेंगे हम, प्रोकैरियोट्स में। स्टार्ट करते हैं पहले प्रोकैरियोट्स में। ओके, अब एज यू नो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स जो सेल होती है लाइक दिस ऐसी होती है। ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्मा पड़ा है उसका। ओके, तो यहाँ पर जो बीच में आपका क्या पड़ा रहता है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है ऐसे करके। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि हमको पता है जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो बाहर तो आ ही नहीं सकता, वो स्कैटर्ड नहीं हो सकता साइटोप्लाज्म में। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, जैसे कि हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो ये जो पूरा का पूरा सेल है उसमें स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, बट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ये बिंड होता है, यहाँ पर प्रोटीन होता है। इसमें क्या होगा, ये प्रोटीन। ठीक है, और ये आपका क्या है, डीएनए है। तो डीएनए में जो चार्ज होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो नेगेटिव होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। उसमें फॉस्फेट जो होता है आपका PO4 नेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से ही डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि जो प्रोटीन होता है ये अमीनो एसिड का बना होता है, और अमीनो एसिड में आपके क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोटीन नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, ऑफ कोर्स अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये जो आपका प्रोटीन है डीएनए को स्कैटर्ड नहीं होने देता है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही बिंड करके रखता है। ठीक है, समझ में आ गया? उस पर्टिकुलर एरिया को कहा जाता है न्यूक्लियोइड्स, या न्यूक्लियोइड क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसकी पैकेजिंग ऐसे ही होती है, बहुत सिंपल है। और ये आपका एग्जांपल ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, ई कोलाई की। ये जो एग्जांपल है आपका ई कोलाई का, ये आपकी जिसकी सेल होती है वो प्रोकैरियोट्स होती है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, आप लोगों को ये मालूम होगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रोकैरियोट्स की ओर, यूकैरियोट्स की ओर। ठीक है, प्रोकैरियोट्स हम कर चुके हैं, तो अब हम करेंगे यूकैरियोट्स। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अब हम डीएनए पढ़ चुके हैं, इस टाइप का डायग्राम होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये कब पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेस पेयर इसमें बने होते हैं। ओके, तो जैसे कि अभी मैं आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जो डीएनए होता है वो बिंड होता है प्रोटीन से। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, जो डीएनए आपका होता है वो ऐड होता है प्रोटीन से। ये आपका जो ये डीएनए है, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए के इसमें मैं फॉर्मूला लिख सकती हूँ यहाँ पर, डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। अब सेम चीज़ ये आपका एसिडिक होता है डीएनए, आप लोग पढ़ चुके हो। जो डीएनए होता है वो होता है एसिडिक, जबकि जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं बेसिक। इसमें चार्ज जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि इसमें जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है।
अब आपको पता ही है जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं ये, जिन पर जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उसको ये कैरी करते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर प्रोटीन जो होती है बेसिक, यहाँ पर 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, उनका ऑर्गेनाइजेशन अभी हम सीखेंगे। पहले प्रोटीन की बात कर ले। जो प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है लाइसिन, दूसरी होती है आर्जिनिन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस टाइप की प्रोटीन होती है, तो लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। देन आपकी जो ये प्रोटीन है, वो जो प्रोटीन का यहाँ पर टाइप है वो क्या है, हिस्टोन है प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। और उस हिस्टोन प्रोटीन का जो नेचर है बेसिक है, वो 2 टाइप्स की लाइसिन एंड आर्जिनिन है, ठीक है। समझ में आ गया। ये चीज़ मैंने पहले नहीं बोली तो दोबारा एक बार रिपीट करा देती हूँ। आपका जो डीएनए है उसको हमने कॉम्पैक्टली या कंडेंसली फिट करना है, किसमें, आपके न्यूक्लियस में। जैसे देखो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये आपका सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस है जिसका जो डायमेंशन होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, जबकि जो डीएनए होता है वो 2.24 मीटर होता है। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इतने बड़े डीएनए को हमने इतने छोटे न्यूक्लियस में कॉम्पैक्टली कंडेंसली फिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब फिट करने के लिए कोई ना कोई चिपकाने की चीज़ तो होनी चाहिए एक प्रकार से, ठीक है। तो डीएनए जो होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में वो प्रोटीन के साथ चिपका हुआ होता है। और प्रोटीन किस टाइप की होती है, अमीनो एसिड की बनी होती है, ये सभी को पता ही है। उसका मोनोमर आपका अमीनो एसिड होता है। तो प्रोटीन किस टाइप के, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन आपकी बेसिक नेचर है जो उसका, वो 2 टाइप्स की यहाँ पर होती है डीएनए के केस में, ठीक है। यहाँ पर जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए के केस में लाइसिन होती है एंड आर्जिनिन होती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ये कैरी करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अब देखो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो एक ऑर्गेनाइज्ड होती है 8 पेयर में, ठीक है। वो कैसे होती है हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, बहुत अच्छे से देखिएगा। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यहाँ पर इतने टाइप्स की होती है। एक प्रोटीन होती है आपकी H1, दूसरी होती है आपकी H2A, थर्ड होती है यहाँ पर H2B, फोर्थ होती है H3 और फिफ्थ होती है H4। इतनी प्रोटीन होती है आपकी, ठीक है। मतलब यहाँ पर इतना इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जो आपकी H2A, H2B, H3 और H4 जो होते हैं ये पेयर में होते हैं, ठीक है। और एक ये बच जाता है, इसका काम भी होता है, ये हम बाद में भी सीखेंगे। तो जो इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, देखिए कैसा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका ये एक बॉल टाइप का है, ठीक है, आगे पीछे सा। तो यहाँ पर ये ऐसे करके, तो यहाँ पर जैसे आपको 1 2 3 4 5 6 ही दिख रहे हैं, एक एक पेयर पीछे से है, ठीक है। तो ये आपका सपोज क्या है, H2A है, ये H2B है, ये H3 है, पीछे आपका H4 है। ये H2, क्योंकि मैंने कहा ना पेयर में होता है, H2A है, ये H2B है, ये H3 है, पीछे H4 है। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है एक गोल जैसा। तो इसको कहा जाता है कोर ऑफ, इसको बोला जाता है कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, ठीक है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है, जो इसमें आपके 8 मॉलिक्यूल है, ठीक है। 8 मॉलिक्यूल का पेयर, जो 8 मॉलिक्यूल बनाते हैं, और 8 मॉलिक्यूल आपकी क्या हैं, 1 2 3 4 टाइप्स के हैं, जो डबल पेयर में आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई तो अब हम यहाँ को आगे को बढ़ेंगे। अब इस चीज़ स्ट्रक्चर को उठा के मैं बना रही हूँ यहाँ पर हिस्टोन, आपका कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल का। तो ये आपका था, ठीक है, ये था, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये आपका कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ये डीएनए है,
ठीक है। जो डीएनए यहाँ पर आपका आ रहा है वो इस चीज़ को ऐसे लपेटते हुए जाता है। लपेटते हुए अब मैं कैसे समझाऊँ, जैसे आपका ये मार्कर है, यहाँ पर हम कोई ये जैसे सपोज़ ये मेरा यहाँ पर माइक का तार है, ये डीएनए सपोज करो ये आपका हिस्टोन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से जब ये चीज़ जाएगी इसको ऐसे लपेटते हुए ऐसे करके आएगी, मतलब एक चक्कर पूरा और दूसरा चक्कर आपका लगभग आधा, तो ऐसे इसको ले जाएगा ये, ठीक है। ऐसे करके फिर पीछे से ऐसे राउंड करके ऐसे करके राउंड करके जाएगा और यहाँ से ऐसे करके ये निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया। तो ऐसे करके फिर आगे को डीएनए आएगा। अब यहाँ पर दूसरा हिस्टोन आपका मॉलिक्यूल होगा, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, इस टाइप से। ओके, फिर यहाँ पर ये चीज़ दूसरे जो वाले हिस्टोन मॉलिक्यूल में आएगा, सेम चीज़ यहाँ पर ऐसे करके इसको मोड़ते हुए ऐसे चला जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। फिर थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, ऐसे करके ये डायग्राम आपका बनता ही चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए, अब यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज और हम गेन कर लेते हैं। ये आपका डीएनए था, ये आपका कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल था, ठीक है। अनदर चीज़ यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना भूल गई हूँ, जो आपका कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल है या फिर 8 का जो बचा हुआ है, इसको हम हिस्टोन ऑक्टामेर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? हिस्टोन ऑक्टामेर, ठीक है। ये टर्म्स याद रखना, सारे आपके एनसीईआरटी बुक्स से ही हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर जो आपका ये डीएनए था, ये आपका क्या है, एक प्रकार से हिस्टोन ऑक्टामेर है, या फिर इसको कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल भी बोलेंगे। ये आपका हिस्टोन ऑक्टामेर है, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, इसको डीएनए ने लपेट के रखा है ना, ये जो होल स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, क्या हिस्टोन ऑक्टामेर प्लस जो डीएनए है, ठीक है, इसको एक नेम दिया गया है, जिसे अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक जिसे कहा है न्यूक्लियोसोम। बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए, अब जब डीएनए इसको लपेटता हुआ यहाँ जब पहुँचता है, ठीक है, तो यहाँ पर खाली डीएनए उसको जो बाइंड करने का काम कर रहा है, जोड़ने का जो काम कर रहा है, तो उस डीएनए को कहते हैं लिंकर डीएनए। क्या कहेंगे? लिंकर डीएनए। ओके, अगेन हमने 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल तो पढ़ लिए थे, एक आपका सिंगल जो बचा था वो आपका प्रेजेंट होता है इन दो आपके जो न्यूक्लियोसोम है उनके बीच में। जो आपका मॉलिक्यूल है प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है, जो किस टाइप का है? H1 टाइप का है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। एंड लास्ट चीज़, एक चीज़ और रह गई, जो आपका कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल है, जो डीएनए ने इसको लपेट के रखा हुआ है, लगभग इसमें होते हैं 200 बेस पेयर। कितने होंगे? 200 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। अब जब 200 बेस पेयर है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी लेंथ तक उसको लपेट के रख रहा है, क्योंकि एक बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 0.34 आपकी नैनोमीटर है। तो इसकी यहाँ पर आप उसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, तो आपका रिज़ल्ट बन के आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लपेटते 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 इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस ढंग से आपका बन जाएगा, ठीक है। डीएनए इसको आपका लपेटते हुए जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से जो लपेटते हुए जा रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमेटीन। क्रोमेटीन, और इसको आपकी एनसीईआरटी बुक में नेम दिया है, मतलब कैसे ये लुक्स दिखाई देते हैं, मतलब आपके अंडर माइक्रोस्कोप जब हम इसको देखेंगे, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। कैसे दिखाई देंगे? ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग के रूप में दिखाई देंगे। तो क्रोमेटिन आपको समझ में आ गया होगा। क्रोमेटिन आपने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। जो आपका क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम्स होता है उनके, इनको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन ही तो कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे हम क्रोमोसोम्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर
आपकी क्रोमेटिन बन गया। अब जो ये क्रोमेटिन है ये कॉइल होना शुरू करता है, वैसे शुरू नहीं कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं ना, एक प्रकार से जो आपका होल स्ट्रक्चर है उसको हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि कैसी उसकी कंडीशन है, कैसे वो लपेटता हुआ, मतलब स्ट्रक्चर को हम अंदर से खोल जैसा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका फिर ये कॉइल होता हुआ बनता जाता है ऐसे करके। और यहाँ पर आपके क्या है, ये ऐसे करके न्यूक्लियोसोम है ये, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। जब क्रोमेटिन फाइबर बन गया है तो जैसे कि मैंने कहा ना, हम क्रोमेटिन किसका पार्ट है, क्रोमोसोम्स का एक पार्ट है, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर बढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का। ये आपका क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि देखिए ये हैवी होता जा रहा है, तो यहाँ पर एक और प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ क्या पाया जाएगा आपका, इधर ये एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं NHC, जिसकी फुल फॉर्म है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। ये इसको लपेटने का काम करेगी। तो ये आपका जो यहाँ पर का क्रोमेटिन फाइबर है, यहाँ आपका कैसे क्रोमोसोम में कैसे फैला होगा, इस टाइप से, ठीक है। ये इस तरह से हमने पूरा का पूरा DNA आपका इस तरह से फिट कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये आपका क्या है, आपका पैकेजिंग ऑफ DNA है। समझ में आ गया इतना होल, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पैकेजिंग ऑफ DNA यूकैरियोट्स में कैसी होगी। फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पैकेजिंग ऑफ DNA का मतलब है DNA प्लस प्रोटीन। पहली बात, प्रोटीन आपकी पता है एमिनो एसिड की बनी होती, और कौन सी प्रोटीन है आपकी, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर कौन सी टाइप की होगी, लाइसिन होगी, आर्जिनिन होगी, ठीक है। और प्रोटीन में आपको पॉजिटिव चार्ज होता है, DNA में नेगेटिव चार्ज, तभी वो आपस में अट्रैक्शन फोर्स से वो चिपकते हैं, एक प्रकार से ये समझ सकते हो अपनी ओन लैंग्वेज में, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, जो प्रोटीन के आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के, वो 5 टाइप्स के होते हैं आपके, H1, H2A, H2B, H3 और H4। जो H2A से लेके H4 तक आपके पेयर में होते हैं, ये सिंगल होता है, ये थोड़ा इसकी बात मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, एक बॉल के जैसे होगा, जिसको नाम दिया था कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, या फिर हिस्टोन ऑक्टामेर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोन कितने हैं आपके, यहाँ पर जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका जो DNA है इसको ऐसे करके लपेटते हुए जाता है, ठीक है, जिसमें 20 बेस पेयर ऑफ DNA होते हैं। आपका जो स्ट्रक्चर बना है ये हिस्टोन ऑक्टामेर प्लस DNA ने जो लपेट के रख दिया है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। अब इसके बाद जब इसको छोड़ेगा दूसरे ऑक्टामेर को, जब वो पकड़ता है तो इन दोनों के बीच का जो DNA जो लिंक कर रहा है आपस में, उसको हम लिंकर DNA कहते हैं। और यहाँ पर आपकी एक और प्रोटीन होती है जिसको हम H1 प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बनते इस टाइप से, जब आपके बहुत सारे जो न्यूक्लियोसोम्स का जो एक स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। जो कैसा, जब अंडर माइक्रोस्कोप उसको जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो कैसा दिखाएगा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, जो आपकी NCERT बुक में दिया है कि ऐसा हमें दिखाई देगा। फिर ये आपस में कॉइल होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। क्रोमेटिन आपका किसका पार्ट होता है, एक आपका क्रोमोसोम्स का पार्ट होता है। अब क्योंकि थोड़ा हैवियर हो गया है तो एक और प्रोटीन की हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है। जो क्रोमोसोम्स है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम NHC कहते हैं, जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है। उसमें DNA आपका ऐसे करके फैला हुआ है, पैक्ड हो गया, कंप्लीट। ओके, चलिए अब लास्ट टॉपिक यहाँ पर बचता है जो आपका क्रोमेटिन है, इसके टाइप्स की, ठीक है। ओके, कहाँ पर बताऊँ, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उसकी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो क्रोमेटिन होता है, ठीक है, एक एक लाइन आपकी मैंने NCERT बुक से ली है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ बाहर का पढ़ा रही हूँ। तो जो क्रोमेटिन होता है आपका, वो आपकी बुक में दिया है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है यू क्रोमेटिन, ठीक है, दूसरा होता है आपका हेटेरोक्रोमेटिन,
क्लियर? ओके। अगर इसके बारे में हम बात करें तो जो यूक्रोमेटिन होता है वो लूजली पैक्ड होता है। क्या होता है आपका? लूजली पैक्ड होता है। वेयर एज जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये आपका टाइट पैक्ड होता है, टाइट पैक्ड होगा। ओके। सेकंड, जो यूक्रोमेटिन होता है जिसको हम स्टेन करते हैं, ये लाइट स्टेन आता है, ठीक है, ये लाइट कलर का स्टेन आता है, लाइट स्टेन। जबकि जो आपका हेट्रो है ये डार्क स्टेन का हो जाता है, डार्क स्टेन्ड हो जाता है। एंड लास्ट जो आपका यूक्रोमेटिन होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है हम आगे वाले वीडियो में जानेंगे। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है। जबकि आपका जो 1, 2, 3 ये इनएक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ओके, चलिए अब अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं तो जब डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। इतना मैं आपको बता देती हूँ। ओके, चलिए आई होप आज का होल वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर की है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।